आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का आईकेएस का पेपर है, जिसे हम लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम कहते हैं। ये पेपर आप सभी बच्चों का सब्जेक्टिव रहेगा और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सारे के सारे मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कवर कराऊंगा। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी बच्चों को पेपर जो भी सवाल आएगा आप लोग खुद बना लीजिएगा, सब सुन के चले जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए उनके जो भी पारस्परिक संबंध है उनका वर्णन करना है। यानी भारतीय संस्कृति और सभ्यता दोनों के बीच में आपको अंतर भी बताना है और साथ ही साथ दोनों का जो कोरिलेशन यानी पारस्परिक संबंध है उसके बारे में वर्णन करना है। अब देखिए, ये सवाल दो तरीके से पूछा जा सकता है पेपर में कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच में अंतर स्पष्ट करें, एक सवाल हो सकता है। और दूसरा सवाल हो सकता है कि भारतीय संस्कृति सभ्यता दोनों के पारस्परिक संबंधों के ऊपर चर्चा करें। इस तरीके से पेपर में कई सवालों को आपको दूसरे क्रम से पूछा जाए, लेकिन सबका मतलब क्या रहता है, एक ही रहने वाला। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हमारे पास। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें अपनी संस्कृति और सभ्यता, ये दोनों चीज हमारे पास क्या निकटवर्ती है, लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग यानी भिन्न भिन्न अवधारणाएं हमारे पास है। यानी दोनों के कंसेप्शन है या जो एम्सन है वो अलग अलग है। दोनों मिलकर ही क्या करते हैं, हमारे समाज की जो समग्र पहचान बनाते हैं। मतलब दोनों ही चीज़ मिलकर, चाहे हमारी संस्कृति हो चाहे सभ्यता, ये मिलकर पहचान बनाते हैं। इसके लिए हम इन दोनों के अंतर को समझेंगे और साथ ही साथ इनका जो पारस्परिक संबंध है उनको भी देखना आवश्यक होगा। सबसे पहले बात करें जैसे हमारी जो संस्कृति है, संस्कृति यानी कल्चर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इससे आशय उन आंतरिक मूल्यों यानी उन सभी चीज़ों का मूल्यों मान्यताएं हमारी जो है, हमारे जो विचार है, हमारे जो आचार व्यवहार है, साथ ही साथ कला का, साहित्य का, हमारे जीवन में देखिए जो धर्म है और जीवन दृष्टि जो भी चीज़ जुड़ी हुई है, ये सभी के सभी चीज़ें किसी न हमारे समाज की आत्मा का निर्माण करते हैं। मतलब ये सभी चीज़ें मिलकर क्या करें, हमारे समाज का जो सोसाइटी का आत्मा है उसको निर्माण करते हैं। यह हमारी जो संस्कृति है बेसिकली, यह व्यक्ति को सोचने, महसूस करने और उसके आचरण करने के तरीके को, सभी चीज़ों को ये प्रभावित करने का कार्य करता है। यानी संस्कृति के थ्रू आपकी सोच, समझ, महसूस करना, आचरण, ये सभी चीज़ प्रभावित करने का काम करता है। भारतीय संस्कृति में सत्य, अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता, साथ ही साथ वसुदेव कुटुंबकम जैसे कई हमारे आदर्श जो प्रमुख वाक्य है ये बताया जाता है। संस्कृति का जो स्वरूप है वह अधिक हमारे पास के आध्यात्मिक है, नैतिक है और साथ ही साथ स्थायी होता है। जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है, बेसिकली स्थानांतरित, मतलब इसका भी ट्रांसफर होता रहता है। जो हम अपनी पीढ़ी सीखते हैं वो अगली पीढ़ी को सिखाते हैं। दूसरी अगर हम अपनी सभ्यता यानी जो हमारी सिविलाइजेशन है, इसका जो संबंध है बेसिकली हमारे पास है जीवन के बाहरी और भौतिक पक्ष से होता है। मतलब जैसे हमारे पास हमारा जो संस्कृति है वो हमारा आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो हमारा सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, ये बाहरी और साथ ही साथ भौतिक पक्ष से जुड़ा होता है। इसमें तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी प्रगति है, वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं, साथ ही साथ रहन सहन हो गया, भवन निर्माण हो गया, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, संचार है और सामाजिक संगठन है, ये सभी चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। सभ्यता यह बताती है कि मनुष्य ने अपने जीवन को सुविधाजनक और संगठित बनाने क्या क्या किया। जैसे आपने कभी नाम सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा, बेसिकली हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा। तो वहाँ के लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम डेवलप किया था, ये सभी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्या है, सभ्यता है। लेकिन अगर हम अपने कालखंड में जाते हैं, पुराने कालखंड में, हमने अपने कैसे पूर्वज क्या सीखा है वो हमारी संस्कृति के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए हम बताया हुआ है कि संस्कृति यह बताती है कि मनुष्य ने अपने जीवन को सुविधाजनक और संगठित बनाने के लिए क्या क्या साधन विकसित किए। उदाहरण के लिए जैसे प्राचीन नगर की जो योजना होती थी, सड़कें होती थी, साथ ही साथ जो जल प्रबंधन प्रणाली है और जो आधुनिक तकनीक हम लोग देखते हैं संस्कृति, ये सभी उसके अंग होते हैं। इसका जो स्वरूप है वो अधिक क्या होता है, भौतिक होता है, परिवर्तनशील होता है और साथ ही साथ प्रगतिशील इसका स्वरूप देखने को मिलता है। अब ये दोनों के बीच में क्या होता है वो तो जान लिया। अब दोनों के बीच में अंतर को पहले स्वरूप समझते हैं। तो कहा जा सकता है कि संस्कृति से हमें पता चलता है हम क्या है और क्या दर्शाती है, जबकि सभ्यता जो हमारे पास है, हमारे पास क्या चीज़ें अवेलेबल है ये बताती है। संस्कृति जो हमारी आंतरिक चेतना होती है, वहीं पर सभ्यता जो हमारे पास, ये हमारी बाहरी व्यवस्था और साधन का बताने कार्य करती है। संस्कृति जो है वो मनुष्य के चरित्र और मूल्यों को बनाती है, यानी संस्कृति के थ्रू हमारा जो कैरेक्टर है और साथ ही साथ हमारे वैल्यूज उनको बनाती है। लेकिन सभ्यता जो है वो हमारे जीवन को क्या करती है, सुविधाजनक बनाती है और साथ ही साथ उसे व्यवस्थित बनाने का कार्य करती है। तो ये दोनों के बीच में कुछ अंतर हो गया। हालांकि अगर कहा जाए इन दोनों के बीच में केवल अंतर ही नहीं बल्कि एक गहरा देखिए पारस्परिक संबंध भी है। जैसे वास्तव में संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। संस्कृति सभ्यता को क्या करती है, बेसिकली दिशा प्रदान करती है और उसका जो उद्देश्य बताने कार्य करती है। वहीं पे अगर बात की जाए सभ्यता जो है
वो संस्कृति के विकास और प्रसार के लिए क्या होता है, एक साधन के रूप में उपलब्ध होता है हमारे पास। तो कहीं ना कहीं दोनों दूसरे से क्या जुड़े हुए भी है। अगर बात करें भारतीय हमारे संदर्भ में, तो ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है हमारी जो सांस्कृतिक मान्यता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, सहिष्णुता, ये सभ्यता के विकास को और भी ज़्यादा मानवीय और नैतिक दिशा देने का करती है। यदि सभ्यता केवल अगर कह सकते हैं भौतिक प्रगति पर आधारित हो, तो इसमें सांस्कृतिक मूल्यों का अभाव होगा और ये क्या हो सकता है, विनाशकारी हो सकता है हमारे लिए। इसलिए संस्कृति जो है वो सभ्यता को नियंत्रित करती है और साथ ही साथ संतुलित करने का कार्य करती है। ठीक है। फिर दूसरी ओर बात की जाए, सभ्यता भी हमारी संस्कृति को क्या करती है, अभिव्यक्त करने का क्या होता है, एक माध्यम या माध्यम बन के आती है। जैसे कला है, वास्तुकला है, साहित्य है, संगीत है, तकनीकी, ये सभी के सभी साधन मिलके क्या करते हैं, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करते हैं। जैसे मंदिर के लिए आप देख सकते हैं, मंदिर है, स्तूप है, शिलालेख है, और साथ ही साथ जो आधुनिक संचार माध्यम है, ये सभी हमारे क्या है, भारतीय जो हमारी संस्कृति है इसके वाहक बने हुए हैं। इस प्रकार संस्कृति जो है या सभ्यता जो है वो संस्कृति को क्या करती है, एक दृश्य रूप से और व्यवहारिक रूप देने का कार्य करती है। इसके तक अगर बात की जाए, दोनों के बीच में एक गतिशील संबंध भी होता है। जैसे समय के साथ सभ्यता में क्या होता है, होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, ये सभी चीज क्या करते हैं, संस्कृति प्रभावित करते हैं। बोले हाँ एकदम, क्यों? क्योंकि क्या पता है, सभ्यता में परिवर्तन होता है तो हमारी संस्कृति में प्रभाव इफेक्ट डालता है। और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुसार कहा जाए तो सभ्यता का स्वरूप भी क्या होता है, बदलता रहता है। ये एक बेसिक निरंतर प्रक्रिया है जो समाज को जीवंत रखती है और साथ ही साथ प्रगतिशील बना रखने कार्य करती है। निष्कर्ष एंड कंक्लूजन पर अगर हम लोग आते हैं, तो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बीच में अंतर होते हुए भी ये एक दूसरे से क्या है, गहराई से जुड़े हुए हैं। संस्कृति जो है हमारी समाज की आत्मा, और जबकि सभ्यता जो है उसका एक शरीर है। दोनों के बीच में क्या है, विकास से ही एक समृद्ध, नैतिक और एक प्रगतिशील समाज का क्या होता है, निर्माण संभव हो पाता है हमारे पास। तो ये था पहला क्वेश्चन जो आपसे बच्चों पेपर में पूछा जाएगा, जो आप लोग बना के अब खुद लिख सकते हैं। देखिए पेपर में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप भी बात याद रखिएगा, अगर आपसे ये बच्चे पेपर में किसी के भी नोट्स पढ़ते हैं, आप मेरे पढ़े किसी से, आप पेपर में बस समझ के जाइए, खुद से लिखिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यही चीज़ आपको लाइफ में आगे लेके जाने वाला है। ठीक है। तो अगर अभी तक आपको लगता है कि हमने आपसे बच्चों के लिए आईकेएस का ये पहला क्वेश्चन पसंद आया, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय ज्ञान परंपरा, इसके जो देखिए मूल तत्व है उसकी विवेचना करनी बोलेगी आपको। तो भारतीय ज्ञान परंपरा ये विश्व की अगर कहा जाए तो हमारी सबसे प्राचीन, व्यापक और जीवन उपयोगी क्या है, ज्ञान व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है। इसकी विशेषता यह है कि ये केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं है, मतलब सिर्फ सैद्धांतिक लिमिटेशन तक, नॉलेज तक नहीं हमारे पास है, बल्कि हमारे मानव जीवन के प्रत्येक आयाम, जिनमें हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है, नैतिक है, सामाजिक है, बौद्धिक है और व्यवहारिक है, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, एक संतुलित रूप में क्या करता है, विकसित करने का मार्ग करता है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बेसिकली फोकस करता है। अगर मैं बात करूँ तो इस परंपरा का देखिए विकास जो है वो वेद है, उपनिषद है, दर्शन है, आयुर्वेद है, कला और साहित्य, इन सभी के माध्यम से क्या बन के आता है, जिसके मूल्य तत्वों की जो गहराई है और साथ ही साथ व्यापकता जो देखी जाती है, उसका स्पष्ट परिचय हमें देखने को मिलता है इसमें। ठीक है। अगला पॉइंट बताया हुआ है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व बेसिकली समग्रता, जैसे हमने बताया ना, होलिस्टिक डेवलपमेंट या होलिस्टिक यहाँ पर दृष्टिकोण है। यहाँ जीवन को केवल हम लोग जो भौतिक दृष्टि से नहीं देखते हैं, बल्कि इसमें शरीर, मन, आत्मा, इन सभी का कॉम्बिनेशन के रूप में, समन्वय के रूप में देखा जा सकता है। इस दृष्टिकोण से क्या होता है, व्यक्ति का जो आंतरिक और साथ ही साथ जो बाहरी विकास वो संभव हो पाता है, या दोनों को समान महत्व दिया जाता है। जैसे योग और आयुर्वेद न केवल शरीर को स्वस्थ रखने में बल देते हैं, बल्कि हमारे मानसिक शांति और जो आध्यात्मिक संतुलन है, उन सभी चीज़ों को भी ये क्या करते हैं, आवश्यक बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा हमारे पास होलिस्टिक डेवलपमेंट है। दूसरा प्रमुख तत्व है इसमें आध्यात्मिकता और साथ ही साथ आत्मज्ञान है। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा का मूल उद्देश्य जो है वो केवल बाहरी संसार को जानना नहीं है, बल्कि अपने भीतर जो है या अपने भीतर का जो सत्य है उसे भी जानना है। आत्मा है, आत्मा और परम सत्य, इन दोनों के संबंध को क्या है, समझना ही बेसिकली हमारे पास है, इसका केंद्रीय विचार होता है। उपनिषद में क्या है, वर्णित जो हमारे तत्वमसि और जो अहम ब्रह्मास्मि जैसे कई महावाक्य जो यही आत्मबोध हमारे दर्शाते हैं। इस परंपरा में क्या होता है हमारे पास है कि ज्ञान का जो सर्वोच्च रूप है हमारे पास है, वो आत्म साक्षात्कार होता है बेसिकली हमारे पास है, उसको माना जाता है। तीसरा जो तत्व है वह है हमारे पास है सत्य, धर्म और नैतिकता की प्रधानता। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा में सत्य को सर्वोच्च मूल्य माना गया और धर्म को क्या माना गया, जीवन का आधार माना गया। यहाँ धर्म का अर्थ केवल हमारे पास जो हमारे धार्मिक कर्मकांड उससे नहीं, बल्कि हमारी कर्तव्य, नैतिकता और आचरण से जुड़ा होता है। व्यक्ति को अपने जीवन में सत्यनिष्ठ, ईमानदार और न्याय का पालन करने की यहाँ पर प्रेरणा दी जाती है। ठीक है।
चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ है, अगर बात किया तत्व जो है वो है गुरु शिष्य परंपरा। देखिए, ज्ञान के प्रसार का जो प्रमुख माध्यम है हमारे पास है, वो हमारे पास यही रहा है। इस परंपरा में गुरु को ज्ञान का स्रोत माना गया और मार्गदर्शक माना जाता है, जो केवल क्या करता है, बौद्धिक शिक्षा से ही नहीं बल्कि आपको जीवन के जो मूल्य है और साथ साथ आदर्श है उन सभी को भी संचार करता है। शिष्य जो है गुरु के सानिध्य में रहकर ये अनुशासन सीखते हैं, सेवा करना सीखते हैं और समर्पण की जो भावना है वो साथ साथ यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने का कार्य करते हैं। पांचवा पॉइंट है हमारे पास है प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना, मतलब यहाँ पर प्रकृति से बैलेंस करना। जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा जो हमारी है वो प्रकृति को केवल संसाधन के रूप में नहीं देखती बल्कि एक जीवंत और साथ ही साथ पूजनीय तत्व के रूप में देखती है, जहाँ नदियाँ, पर्वत है, वन है हमारे और पशु पक्षियों के जो प्रति जो सम्मान की भावना है, यही क्या करती है इस परंपरा में स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। दृष्टिकोण अगर बात करें तो जैसे पर्यावरण संरक्षण है, सतत पोषणीय विकास, जैसे सस्टेन डेवलपमेंट करके इसी भावना को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करने का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त कहा जाए तो सहिष्णुता और विविधता, ये भी हमारे पास एकता की इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। भारत में हमको मालूम है विभिन्न धर्म है, भाषाएं, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की संस्कृति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एकता बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत जो है पूरे विश्व को क्या करता है, बेसिकली एक परिवार मानने की यहाँ पर भावना को दर्शाता है। और यह दर्शाता है यह विचार जो है मानवता, करुणता और साथ ही साथ अस्तित्व के लिए क्या है हमारे पास है वो बढ़ावा देता है। अंततः हम कह सकते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का एक महत्वपूर्ण जो अनुभव है और साथ ही साथ जो तर्क का एक समन्वय होता है, कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ ज्ञान केवल अंधविश्वास पर टिकाऊ नहीं रहता है, आधारित नहीं रहता है, बल्कि इसमें अनुभव है, चिंतन है और तर्क के आधार पर यहाँ पर बेसिकली विकसित होता है। हमारे पास है विभिन्न दर्शन जैसे न्याय है, वैशेषिक है, सांख्य और वेदांत जो है इस बौद्धिक परंपरा की सिद्धांतों या गहराई को क्या करते हैं, दिखाने कार्य करते हैं। अगर बात करें निष्कर्ष पे तो भारतीय ज्ञान परंपरा के जो मूल तत्व है जिनमें समग्रता, आध्यात्मिकता हो गई, हमारे पास नैतिकता हो गई, गुरु शिष्य परंपरा हो गई, यहाँ पर साथ प्रकृति के सम्मान हो गया, सहिष्णुता, तर्कशीलता, ये सभी चीजें एक समृद्ध और जीवंत ज्ञान व्यवस्था बनाते हैं। यह परंपरा न केवल अतीत की धरोहर है बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए क्या होता है, हमारे लिए एक मार्गदर्शक सिद्ध होकर निकलता है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बच्चों को पेपर में पूछा जाएगा। आपसे बच्चे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बस समझते चलिएगा। आप पेपर जब तक देने जाओगे 2x की स्पीड में वीडियो को चला लेना, सुन के चले आना, बस सुन के लिखना, आप पेपर खुद ब खुद सब चीज़ को लिख के आ पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि भारतीय परंपरा में लोक और जो शास्त्र है इसका संबंध स्पष्ट करें। लेकिन पहले आपको मालूम तो होना चाहिए, पहले लोक और शास्त्र तो चलिए समझते हैं, लेकिन लोक क्या है यहाँ पर, क्या अगर वो समझ ही नहीं आया तो फिर आगे क्या समझ के क्या करेंगे, पहले समझते हैं ये चीज़ों को। तो हमारी भारतीय परंपरा में लोक और शास्त्र का एक अत्यंत ही गहरा और परस्पर निर्भर और पूरक है। इन्हें एक दूसरे से अलग करना बेसिकली समझना कठिन हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर क्या करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति और जो हमारी ज्ञान परंपरा है, ठीक है, इंडियन नॉलेज एंड ट्रेडिशन जिसे हम कहते हैं, इसे यहाँ पर पूर्णता प्रदान करते हैं। जैसे पहले लोक से आशय क्या हमारे पास है, जो हमारा सामान्य जीवन, जनजीवन है, बेसिकली उन हमारी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, लोक कथाएं हैं, लोकगीत है, आचार व्यवहार है और साथ ही साथ हमारा अनुभवजन्य जो ज्ञान है, उन सब चीज़ों से इसका मतलब बेसिकली मतलब होता है। यह वो ज्ञान है जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, बेसिकली लोग जो है वो मौखिक रूप से क्या होता है हमारे पास आगे चलते रहता है और जीवन के व्यवहारिक पक्ष से क्या होता है, जुड़ा होता है। दूसरी अगर शास्त्र के बारे में बात करें तो यह उन व्यवस्थित और लिखित ज्ञान या ग्रंथों से जुड़ा होता है, जैसे जैसे वेद है, उपनिषद है, धर्मशास्त्र है, स्मृतियाँ है, दर्शन शास्त्र, ये सभी चीज़ शामिल होती है। इसमें जीवन जीने के सिद्धांत, नियम और आदर्श जो है वो निर्धारित किए जाते हैं हमारे पास है। तीसरा हमारे पास है कि भारतीय ज्ञान परंपरा की विशेषता यह है कि यहाँ लोक और शास्त्र के बीच में कोई कठोर विभाजन नहीं किया गया, बल्कि अगर देखा जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, निरंतर प्रभावित करने का कार्य करते हैं। शास्त्र जो है यहाँ जीवन के लिए आदर्श है और साथ ही साथ दिशा प्रदान करने का करता है। वहीं पर लोग जो क्या करता है, उन सिद्धांतों को अपने अनुभव और पारस्परिक जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से अपनाकर उन्हें जीवन बनाने का कार्य करता है। उदाहरण के लिए जैसे शास्त्रों में वर्णित जो धार्मिक अनुष्ठान और जो संस्कार लोक है, वो सभी जीवन के जो विभिन्न पहलू या विभिन्न रूपों में प्रचलित होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जो एक ही टाइप के सांस्कृतिक जो कह सकते हैं सिद्धांत है, उनको भिन्न भिन्न क्या कहते हैं, लोक परंपराओं के माध्यम यहाँ व्यक्त किया जाता है। तो ये खासियत हमारे पास। इसके साथ ही साथ कहा जाए तो लोक शास्त्र जो है, लोग केवल जो है शास्त्र का बेसिकली अनुयायी नहीं है, बेसिकली चेला चपाटा नहीं अगर कह सकते अगर हम लोग, ठीक है, बल्कि वो क्या करता है, शास्त्र को भी प्रभावित कर सकता है। समय के साथ जब समाज में क्या होता है, हमारा परिवर्तन होता है, तो लोक जीवन की जो आवश्यकता है बेसिकली और अनुभव के आधार पर ही क्या होता है, शास्त्रों की व्याख्या की जाती है और साथ ही बाद में उनसे पुनर्व्याख्या भी की जाती है। इस प्रकार कोई भी शास्त्र जो स्थिर नहीं बल्कि लोक के संपर्क में क्या होता है और भी गतिशील बन जाता है। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में निरंतर विकास और जो लचीलापन है वो देखने को मिलता है।
अगला पॉइंट बताया हुआ कि लोक और शास्त्र का संबंध जो हमारे पास है वो इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि ज्ञान के दो स्तर जिनमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक माना जाता है उनको जोड़ता है। शास्त्र सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जबकि लोक इनमें क्या करता है, व्यवहार में उतारता है। यदि केवल शास्त्र हो और लोक ना हो तो बेसिकली जो ज्ञान है वो केवल पुस्तकों यानी बुक्स तक लिमिट रह जाएगा। और यदि केवल लोक ही लोक हो तो बिना शास्त्र के, तो आपको मालूम है जो दिशा और मानवीकरण है इनका अभाव हो सकता है। इसीलिए दोनों का बेसिक बैलेंस होना इसलिए जरूरी है हमारे पास है। अगला हमारे पे बताया हुआ है कि भारतीय संस्कृति में त्यौहार जो व्रत है सामाजिक परंपरा में यह संबंध स्पष्ट रूप देखने में मिलता है। शास्त्रों में जिन आदर्श और मान्यता का उल्लेख किया गया वो लोक जीवन के जो उत्साह है, अनुष्ठान है और रीति रिवाज, इन सभी चीज़ों के रूप में दिखते हैं। इस प्रकार लोक शास्त्र को हम लोग जीवन दाता कहते हैं और शास्त्र लोक को आधार और दिशा प्रदान करते हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि भारतीय परंपरा में लोक और शास्त्र का संबंध विरोध का नहीं बल्कि एक समन्वय का होता है। यह संबंध जो है भारतीय संस्कृति की निरंतरता, विविधता और जो जीवंतता है, इन सभी चीज़ों का प्रमुख आधार है। जहाँ सिद्धांत और व्यवहार एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, हमारे समाज को संतुलित और साथ ही साथ सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपसे बच्चों को हमने आज के इस वीडियो में करवा दिया, जिसको अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो आपसे बच्चों का ये 3 क्वेश्चन पूरा का पूरा पेपर पूछा जाएगा। आपसे बच्चों का जिस भी सेट में रहेगा वो सारा का सारा सेट में क्वेश्चन आने वाला। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ ताकि उनके पास भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच सके। बाकी आपसे बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट कर दिया जाएगा आईकेएस का। तो शेयर कर दीजिएगा। उम्मीद करूंगा आपसे बच्चों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद और जय भारत।